हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल बॉटनी। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बॉटनी की प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बॉटनी। इन्वायरमेंटल बॉटनी से जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट लेवल कोई भी पीजीटी हो या स्टेट लेवल पीसीएस हो, सबके जीडीसी, जीआईसी सबको इंक्लूड करते हुए यहाँ पे वीडियो बनाया जाएगा और सबके प्रीवियस ईयर को शामिल किया गया है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बॉटनी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। टोटल इस चैप्टर में 332 यानी कि 332 क्वेश्चन टोटल है। इसको हम लोग पर डे 30, 35, 50 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करके। अपना पहला क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हेन प्लांट सक्सेशन बीइंग इन आर रॉकी एरियाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग टू ग्रो फास्ट। जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करता है? लाइकेन, मार्श, फर्न, जिम्नोस्पर्म। आपसे पूछा जा रहा है, जब कोई वानस्पतिक क्षेत्र मतलब चट्टानी क्षेत्र है उसमें वनस्पति उगना प्रारंभ करती है तो सबसे पहले वो क्या चीज़ होगी जो उगेगी? क्या वो लाइकेन होगा, मॉश होगा, फर्न होगा या जिम्नोस्पर्म जिसे अंडावृतबीजी कहते हैं? क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। जब एक चट्टानी क्षेत्र में वनस्पति उगना प्रारंभ होती है तो सबसे पहले जो उगता है वो लाइकेन होता है। लाइकेन क्या है तो हम सभी को पता है, लाइकेन कवक यानी कि फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है। एल्गी उसको कवक को रहने के खाने के लिए भोजन देता है और जो कवक होता है वो एल्गी को रहने के लिए स्थान देता है, यानी कि उसको हैबिटाट में मदद करता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइकेन का निर्माण होता है और सबसे पहले यही जो है किसी भी नए जगह पे, नए प्लेस पे, चट्टानों पे सबसे पहले यही उगता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवायरस एलियन स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी आक्रांता प्रजाति है? इनवासिव एलियन स्पीसीज कौन सा है? इनवासिव एलियन स्पीसीज आपसे ऑप्शन दिया है, हेलियंथस एनस, ओराइजा सेटाइवा, लेंटाना कैमरा या सेक्रम ऑफिशिनेरम। कौन सा इसमें विदेशी आक्रांता प्रजाति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंटाना कमारा कमारा या कैमरा, जो भी पढ़ लीजिए। लेंटाना कमारा कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं कैमेरा लिखा रहता है। ठीक है, ये अमेरिका में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय फैमिली मतलब एक पौधा है। अगर पूछा जाए ये किस फैमिली से बिलोंग करता है तो ये बिलोंग करता है बबरनेसी फैमिली से। ठीक है, बबरनेसी फैमिली का ये पौधा है। यह विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करता है तथा यह तेजी से फैलता भी है। यह एक विदेशी आक्रांता प्रजाति है जिससे जैव विविधता में कमी आती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा प्रोफाइल का कौन सा क्षेत्र कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है? पहला दिया है A1 रीजन, A2 रीजन, बी होरिजन रीजन या सी होरिजन रीजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, A1 रीजन। मृदा प्रोफाइल के 4 भाग होते हैं। ओ होता है, ओ को कहा जाता है अनअवघटित कार्बनिक पदार्थ यानी अनडिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर। फिर होता है A1 जिसको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। फिर A2 होता है, A2 को ही ह्यूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। फिर होता है बी जिसे खनिज कहा जाता है और सी होता है जिसे ब्रोकन मिनरल्स कहा जाता है यानी टूटे हुए खनिज कहा जाता है। यहाँ पे पूछा मृदा प्रोफाइल का कौन सा क्षेत्र कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है, तो कार्बनिक पदार्थों से जो समृद्ध है वो A1 है। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थों से। अगर ओ पूछ ले, ओ किससे होता है? ये अनअवघटित कार्बनिक पदार्थों से। अगर
आपसे A2 पूछ ले तो ये मानव से, B पूछ ले तो ये खनिज से, और C पूछ ले तो ये टूटे हुए खनिज से संबंधित होता है। ओके, यहाँ पे आपसे कार्बनिक पदार्थ पूछा है तो A1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भार के एक सीधा पिरामिड में शाकाहारी किस स्थान पर होते हैं? पूछा है, इन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास द हर्बीवोरस ऑक्यूपाई द पोजीशन। हर्बीवोरस जो है वो जैव मास के एक सीधे पिरामिड में, जैव मास का पिरामिड ऐसे बनता है। पूछा जा रहा है इसमें शाकाहारी किस स्थान पे होते हैं? फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, किस पे होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया 4, 3, 2, 1, किस पे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड पे। सेकंड पे आपके शाकाहारी होते हैं। सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले आपके पेड़ पौधे होते हैं जो भोजन बनाते हैं। फिर इन पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है। फिर इन शाकाहारी को खाने वाले होते हैं जिन्हें मांसाहारी कहा जाता है। फिर इन मांसाहारी को खाने वाले होते हैं जिन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक नंबर सेकंड पे, ट्रॉपिक लेवल सेकंड पे कौन आता है? शाकाहारी आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैव भार के सीधा पिरामिड में उत्पादक का स्थान प्रथम होता है और सेकंड पे जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रेड लिस्ट कैटेगरी ऑफ स्पीसीज आर गिवन बाय। स्पीसीज की व्यापक लाल सूची श्रेणियां निम्नलिखित में से किन संस्था द्वारा तैयार की गई? WWF, IUCN, ICSU या UNEP? किस संस्था द्वारा रेड लिस्ट जो है वो जारी की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IUCN। IUCN द्वारा रेड लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। इनमें खतरनाक यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनको शामिल किया जाता है। 1964 में स्थापित जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की व्यापक सूची तैयार की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए IUCN का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो यूके में इसका मुख्यालय है। क्योंकि यूके इस समय बहुत ज़्यादा विवादों में चल रहा है और इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ भी अपडेटेड रहता है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड, सॉरी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक आर कंपाइल्ड बाय। लाल आंकड़ों संबंधित पुस्तक कौन संकलित करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा ये किसके द्वारा होता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक को संकलित किया जाता है। रेड डाटा बुक में किसको रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में उन जानवरों को, उन स्पीसीज को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे हों। ठीक है, इन जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है तथा जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसको जो है हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब तक उसकी संख्या कम रहती है तो उसको गुलाबी पृष्ठ पे यानी गुलाबी पेज पर, और जैसे ही वो अपने मतलब वृद्धि करेगा अपने जनसंख्या में, उसको गुलाबी से हटाकर हरे पेज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में जीवीय एवं अजीवीय पर्यावरण कारक का एकीकरण निम्नलिखित में से किसे गठित करता है? इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कम्युनिटी स्टडी या फिर सॉइल साइंस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। किसी एक क्षेत्र के जीवीय तथा अजीवीय पर्यावरण कारक का एकीकरण कारक जो है वो एकीकरण कारक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा गठित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो एजी टांसले के द्वारा 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया था। इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले ने 1935 में दिया। इन्होंने बताया, मतलब इनके अनुसार अगर पूछ लिया जाए इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया क्षेत्र के जीवीय व अजीवीय पर्यावरण कारकों का एकीकरण पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है और ये एक प्रकार का खुला निकाय होता है, ओपन सिस्टम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो अभी हम लोगों ने देखा इकोसिस्टम शब्द जो है वो एजी टांसले द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। कब दिया था? 1935 में, 1935 में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला जीवमंडल भंडार है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है?
मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल, नीलगिरी या नंदा देवी। तो आपको बता दें भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे पहले 1986 में स्थापित हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो ये केरल, सॉरी, वहाँ पे नीलगिरी नाम से पहला जैव मंडल जो है वो स्थापित हुआ था। ठीक है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर ये स्थित है नीलगिरी, और यह पहला है 1986 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, बहुत से उष्णकटिबंधीय वनों में एक की स्टोन प्रजाति है। अ की स्टोन स्पीसीज इन मेनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज फाइल्स, पाइनस, सेपिन्स या फिर साइनोडॉन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल्स, या फिर इसी को फीकस लिखा होता है। कोई कोई फाइल्स पढ़ता है, कोई कोई फीकस पढ़ता है, या कोई कोई फाइगस भी पढ़ता है। इसी को फाइगस भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फाइगस। ठीक है, इसका एक और नाम होता है फिग ट्री। फिग ट्री इसी को बोला जाता है। ठीक है, फिग ट्री। यह एक महत्वपूर्ण की स्टोन प्रजाति है क्योंकि यह बहुत सारे बीज प्रकरण करने वाले कीड़े जानवरों से के लिए एक प्रकार का भोजन उपलब्ध कराता है। फाइकस ये किस फैमिली से है? तो फाइकस जो है ये मोरेसी फैमिली से है। यहाँ पे फाइल्स ये गलत लिखा है, यहाँ पे फाइकस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फाइकस। ठीक है, फाइकस, या इसी को फिग ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिग ट्री, फिग ट्री कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, फाइकस, राइजोफेरा, मैजीफेरा, हाँ मैंगीफेरा, या फिर प्रोसोपिस। कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोफेरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख घटक राइजोफेरा है। राइजोफेरा उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव पेड़ों की एक प्रजाति है जिसे अक्सर वनस्पति मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज कॉल्ड। पौधे द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्या कहा जाता है? पौधे द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्रेशॉर्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे जो मृदा मतलब जो जल को अवशोषित करते हैं मृदा से, मिट्टी से अपने रूट्स के द्वारा, उसको क्रेशॉर्ड कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे में पानी का अवशोषण एक जैविक प्रक्रिया होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे श्वसन, वाष्पीकरण, परागण, इन सब के दौरान जो जड़ होता है, पौधे का जो रूट होता है, इनके रोमों के माध्यम से मिट्टी ऊपर जाइलम के द्वारा ऊपर जाती है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचती है। अगर पूछा जाए ये जल को ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए जल है, मिट्टी में ये जल है, ये जल को ऊपर ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? तो पौधे में जाइलम पाया जाता है। जाइलम जो है ये जल, मिट्टी से जल को ऊपर ले जाने का कार्य करता है, और जो ये कार्य होता है इसी घटना को क्रिसॉर्ड कहा जाता है, और उसके बाद ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। मिट्टी में जल की कुल मात्रा अगर पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर मिट्टी में जल, मिट्टी है, मान लीजिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मान लीजिए ये मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी है, इसमें जल की उपस्थित जो कुल मात्रा है, इसमें जो जल की मात्रा है वो क्या कहलाएगा? तो ये होलार्ड कहलाएगा। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित जल की कुल मात्रा होलार्ड कहलाएगा। और जो पानी, मिट्टी से पानी ऊपर जा रहा है पौधे में, वो मेथड केसॉर्ड कहलाता है। ठीक है, पौधे द्वारा बिना उपयोग किए गए पानी को क्या कहेंगे? अगर ऐसा पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। ठीक, एक मिनट मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। ये मिट्टी है, ठीक है, इसमें कुछ इतना हो गया जो पौधे यूज कर रहे हैं जल को, ये जल है। ठीक है, ये जल है, जो मैं सर्कल बना रही हूँ ये जल है। ये ऐसा हो गया जो मिट्टी में है, और ये ऐसा हो गया जिसको पौधे यूज नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए जिसको पौधे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसको यूज ही नहीं किया जा रहा, उपयोग में नहीं आ रहा, ये एकॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकॉर्ड कह रहा है। जल की वह मात्रा जो पौधे द्वारा यूज नहीं किया जाता है, एकॉर्ड कहलाता है। अगर टोटल पूछ लिया जाए, ये जो टोटल जल है ये क्या कहलाएगा? ये टोटल कहलाएगा होलार्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होलार्ड कहलाएगा। और जल की वह मात्रा जो पौधे द्वारा यूज कर लिया जा रहा है वो क्रेसॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेसॉर्ड कहलाएगा। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो इसी चैनल के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिएगा, सारे कन्फ्यूज़न को आपके दूर कर दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पेड़ों का स्तर विन्यास दिखाई देता है ग्रासलैंड, एल्पाइन रीजन, टेम्परेट रीजन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पेड़ों का जो स्तर विन्यास है वो कहाँ दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। किसी भी पारिस्थितिकी समुदाय में ऊर्ध्वाधर
स्तरीकरण होता है या एक पारिस्थितिकी तंत्र को उसकी वनस्पति में परतों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। या उष्ण, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इनका स्तर विन्यास है वो कहाँ दिखाई देगा, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में दिखाई देता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भी जो स्तर होता है वो कई प्रकार का होता है। एक होता है 30 से 40 मीटर। 30 से 40 मीटर में जो होते हैं वो उभरते हुए वृक्ष या फिर शंकुधारी वृक्ष आते हैं। उसके बाद 20 से 25 मीटर में आता है। 20 से 25 मीटर में चंदवा के पेड़ आते हैं। 10 से 15 मीटर में चंदवा उप चंदवा के पेड़ आते हैं। 3 से 8 मीटर में झाड़ियाँ और छोटे पेड़ आते हैं। और 0 से 1 मीटर के जो होते हैं वो जमीन के पौधे, फर्न वगैरह आते हैं। ये सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और पेड़ों का जो स्तर है इसी तरह रहता है, 30 से 40 मीटर, 20 से 25 मीटर, 10 से 15 मीटर, 3 से 8 मीटर, 0 से 1 मीटर, ये इनका स्तर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं और झाड़ियाँ भी मिलती हैं, कई स्तर होता है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द शरित जीवी तथा सरोजीवी संदर्भित करते हैं। द टर्म लॉटिक एंड लैंटिक रिफरेंस टू। लॉटिक एंड लैंटिक किसको बताते हैं? समुद्री आवास को, स्थानीय आवास को, स्वच्छ जलीय आवास को, या ज्वारनदमुख आवास को? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेश वाटर हैबिटाट। शब्द जो लॉटिक और लैंटिक है ये फ्रेश वाटर हैबिटाट से संबंधित होते हैं। सरोजीवी, सरोजीवी यानी कि लैंटिक अगर बात करें तो यह पारिस्थितिकी तंत्र है, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें अस्थाई जल होता है, जैसे तालाब हो गए, झील हो गए, ये सब होते हैं। वहीं पे अगर लॉटिक की बात करें तो लॉटिक में बहते हुए जल आते हैं, ठीक है, जैसे नदियाँ हो गई, धारा हो गया, इन सब में लॉटिक में बहते हुए जल आते हैं। और अगर सरोजीवी यानी कि लैंटिक की बात करें तो इसमें अस्थाई जल आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये स्वच्छ जलीय आवास के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया है टोटल स्टेम पैरासाइट, कस्कुटा। कस्कुटा क्या टोटल स्टेम पैरासाइट होता है? बिल्कुल होता है, आप सभी ने कस्कुटा का नाम सुना होगा। इसी को अमरबेल कहा जाता है। ये टोटल किसी जिस पौधे पे जाता है उसी पे झाड़ी की तरह एकदम पूरी तरह से पैरासाइट हो जाता है। पहला तो सही है। दूसरा दिया है इंसेक्टिवोरस ड्रोसेरा, बिल्कुल सही बात। ड्रोसेरा हो गया, नेपेंथीज हो गया, ये सारे पौधे इंसेक्टिवोरस होते हैं, कीटों को खाकर अपने शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करते हैं। फिर है पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस, ये भी बिल्कुल सही है। लोरेंथस जो होता है वो पार्शियल, थोड़ा सा मतलब हल्के मात्रा में स्टेम पे पैरासाइट होता है। पार्शियल रूट पैरासाइट रेफ्लिशिया, यही आपका गलत हो जाएगा। रेफ्लिशिया क्या होता है? ये सबसे बड़ा फूल होता है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो ये रेफ्लिशिया ही होता है, जिसके पौधे में तने के जड़ या पत्ते या फिर जड़ नहीं होते हैं। इसमें क्लोरोफिल या हरे रंग का वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये पोषक पौधों की जड़ों पर उगता है, पानी और शर्करा प्राप्त करता है, इसलिए ये पार्शियल ना होकर टोटल पैरासाइट होता है। पूर्ण जड़ परजीवी होता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है, पार्शियल नहीं होता, ठीक है। इसलिए गलत हो जाएगा, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड। ऑप्शन है आइटोकोलॉजी, आइटकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी, या फिर साइनिकोलॉजी। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी साइनिकोलॉजी, समपार्की स्थितिकी। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरणों से संबंधन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए आइकोलॉजी क्या है तो आइकोलॉजी के अंतर्गत व्यक्तिगत जीव या व्यक्तिगत प्रजातियों का अध्ययन आइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए अप्लाइड इकोलॉजी क्या है तो इसके भीतर एक उपक्षेत्र जो वास्तविक दुनिया के सवालों के लिए पारिस्थितिकी के विज्ञान का अनुप्रयोग पर विचार करता है उसको अप्लाई इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो अभी हम लोगों ने देखा था नीलगिरी सबसे पहला
बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसका निर्माण कब हुआ था? अगर आपको याद है कमेंट बॉक्स में बताइए, नीलगिरी का निर्माण कब हुआ था? ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तट पर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका निर्माण जो है आंध्र प्रदेश में, इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है। शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नन ऑफ दिस? रिसर्चर जो होते हैं वो किसका सोर्स होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी। बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। शोधकर्ता स्वयं एक प्राथमिक स्रोत है या प्राथमिक स्रोत शोध के विषय एक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में उपयोग करते हैं या जिनका प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं, वह सब प्राथमिक स्रोत हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है? खूंखार पशु कौन सा है? शेर है, हिरन है, घड़ियाल है, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचेंगे इतना इजी क्वेश्चन, तो ये पीजीटी बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा वो पशु है जो खूंखार है। सही जवाब हम सभी को पता है, लॉयन। ये खूंखार स्वभाव वाला पशु है, या पैंथेरा वंश से संबंधित करता है, या पैंथेरा वंश की 4 बड़ी बिल्लियों में से एक है। फेलिडे कुल का सदस्य है। जंगली सिंह वर्तमान में उप सहारा अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, लेटराइजेशन, पोर्टसोलाइजेशन, ग्लीजेशन, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मृदा जैव तथा अजैव पदार्थों की एक परिवर्तनशील और विकासशील मिश्रण है, जो भूपृष्ठ को ढके हुए है या वनस्पति आवरण को बनाए रखने में मदद करती है। मृदा निर्माण के कारकों में मूल सेल, उच्च समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल हैं। मृदा का निर्माण लेटराइजेशन, पोडोलाइजेशन तथा ग्लीजेशन आदि प्रक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय जीवों को प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम है? दलदल, प्रवाल, ज्वारनदमुख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोरल रीफ। जलीय जीनोम के अंतर्गत कोरल रीफ की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोरल आनुवांशिक रूप से समान जीवों के बने होते हैं। इन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। इन पॉलिप्स में जूजेंथेली नामक शैवाल पाया जाता है, जिसका इस पॉलिप्स के साथ मेटोलिज्म का संबंध होता है, यानी पारस्परिकता का संबंध होता है। इन कोरल भित्ति को रंगीन बनाने में इस जूजेंथेली शैवाल का योगदान होता है। ये कोरल भित्तियाँ समुद्री वर्षावन के नाम से जाने जाते हैं। यह कोरल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रीफ जो है वो कितनी प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं, फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो हम लोगों ने देखा था तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2012 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और यह भारत में बनने वाला सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? टेहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना, रामगंगा, भागीरथी या अलकनंदा? टिहरी डैम किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। इसका उपयोग सिंचाई, बिजली आदि के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए टिहरी बांध में सरकार कितना व्यय करती है, तो टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र 75% और राज्य जो है वो 25% धन जो है वो व्यय करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला बांध है ये। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन? प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर मानसून फॉरेस्ट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, और ये जो है
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा, उल्टा, पहले उल्टा फिर सीधा, केवल सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा यानी जो एनर्जी का पिरामिड होता है, वो हमेशा सीधा ही होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा ही होता है। ठीक है। जहाँ पिरामिड में ऊर्जा निहित या विभिन्न पोषक स्तरों पर उत्पादकता दिखाई जाए, ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। हमेशा ऊर्जा 10% जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है वो 10% ही जाती है। ठीक है। कितने परसेंट जाती है? 10% जाती है। और ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कहीं भी रहे, हमेशा सीधा ही रहेगा। ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। अगर आपसे संख्या का पिरामिड पूछ लिया जाए, नंबर का पिरामिड, तो जो नंबर का पिरामिड होता है वो घास व तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र तथा परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। ठीक है। संख्या का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों होता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। अगर जीवभार का पूछ लिया जाए, जीवभार का पिरामिड, तो जीवभार का पिरामिड यानी वेट के आधार पर पिरामिड जो होता है वो घास तंत्र तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, जबकि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। अब आप सोचेंगे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा कैसे होगा? तो उल्टा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो सबसे निचले स्तर पर नहीं पाई जाती, बड़ी मछलियाँ सबसे ऊंचे स्तर पर पाई जाएंगी, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है। इनसे फिर छोटी मछलियाँ, जो इन बड़ी मछलियाँ अपने से छोटी को खाएंगी, इनसे छोटी को खाएंगी, उनसे छोटे जानवर उनसे छोटे कीट पतंगों को खाएंगे, और उनसे छोटे जो होंगे वो शाकाहारी होंगे। तो वेट के हिसाब से ये उल्टा हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा, यहाँ पे पूछा ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड कहीं भी पूछ ले, तालाब में, नदी में, कहीं भी, तो वो हमेशा सीधा ही होता है, और 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। इस बात को लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया था। ठीक है। कि एनर्जी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितना ट्रांसफर होती है, तो 10% ही ट्रांसफर होती है। ओके। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालयी पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार है। पश्चिमी हिमालयी पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,000 से 11,675 फीट समुद्र तल से ऊपर। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो पश्चिम आप लोग जानते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, फिर साउथ होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ईस्ट, और इधर वेस्ट होता है। ठीक है। ये यहाँ से आपको बात करें अगर, कश्मीर से लेके उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं, ये वाले क्षेत्र को पश्चिमी हिमालय कहा जाता है, और यह 5,000 से लेके 11,675 फीट तक फैला हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कुछ पारिस्थितिकी विज्ञानी हरे पौधे को पारक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं, ना कि समपरिवारिक, उपभोक्ता, उत्पादक या अग्रगामी। Some ecologists prefer to sell the green plants as transducer in place of ट्रांसड्यूसर। किसके स्थान पे वो उनको ट्रांसड्यूसर कहते हैं? तो प्रोड्यूसर के स्थान पे वो उनको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है। ट्रांसड्यूसर कहते हैं प्रोड्यूसर के स्थान पे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ जो पारिस्थितिकी विज्ञानी होते हैं वो पौधों को प्रोड्यूसर ना कह के ट्रांसड्यूसर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर उन युक्तियों को कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है। ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है। ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसेंट्रेशन इन किसमें? आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आर्कटिक रीजन या एंटार्क्टिक रीजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित होती है। यह लगभग 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक फैली होती है। 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। कहाँ से? 13 से 50 स्ट्रेटोस्फीयर होता है, और इसी में सबसे ज़्यादा ओजोन जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, और सबसे ऊपर जो होता है वो एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है। और जो ये बीच वाला होता है इसी में ओजोन जो है फैला होता है। नीचे यानी कि ट्रोपोस्फीयर में बहुत सारी गैसें वगैरह देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
पौधे से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है। पौधे से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है क्या कहलाती है? डेट्राइटस फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, प्रीडेक्टर फूड चेन या सेप्रोफिटिक फूड चेन। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है, यानी कि सबसे पहले हरे पेड़ पौधे हो गए, फिर उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, सर्वाहारी हो गए, तो ये क्या कहलाएगी? ये प्रीडेक्टर खाद्य चैन कहलाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगी? प्रीडेक्टर खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, पौधे से प्रारंभ होने वाली श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि पौधे से आरंभ होती है, छोटे जंतुओं में क्रमशः बड़े जंतु जैसे हाथी वगैरह तक मतलब जाती है, तो ये प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस प्लस स्पेशल क्लास में जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल बॉटनी पढ़ रहे हैं, अभी तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं? कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है विशिष्ट संघर्ष, परस्पर संघर्ष, अंतः विशिष्ट संघर्ष या अति विशिष्ट संघर्ष। स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या फिर एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, अंतः विशिष्ट संघर्ष। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को अंतः विशिष्ट संघर्ष या इंट्रा, देखिए यहाँ पे इंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। एक ही प्रजाति की आवश्यकता जैसे भोजन, आश्रय, प्रजनन स्थान, ये सब मतलब सबकी समान ही होती है और इनके बीच उनको पाने के लिए जो संघर्ष चलता है इसी को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वाई आकार का मॉडल प्रतिनिधित्व करता है। वाई शेप मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट ओनली ग्रेजिंग फूड चेन, ओनली डाइट्रस फूड चेन, बोथ ग्रेजिंग एंड डाइट्रस फूड चेन या फूड वेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ग्रेजिंग एंड डाइट्रस, यानी कि चराई और अपर्दित खाद्य श्रृंखला दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वाई आकार का जो मॉडल है, जो वाई शेप में बना हुआ है, यह जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये ओडम, ईपी ओडम, एक साइंटिस्ट थे, ईपी ओडम के द्वारा 1983 में दिया गया था। ठीक है, और ये जो है ग्रेजिंग मॉडल और डाइट्रस फूड चेन दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है और इसी को ऊर्जा प्रवाह का सार्वभौमिक मॉडल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ऊर्जा प्रवाह का सार्वभौमिक मॉडल कौन सा है, तो वाई आकार का मॉडल या फिर ईपी ओडम का मॉडल, यही ऊर्जा प्रवाह का सार्वभौमिक मॉडल कहलाता है। ये किस तरह होता है आपको एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ये वाई शेप में होता है, आपको कुछ ये इंग्लिश की वाई की तरह ऐसे दिख रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ से हीट जो है, हीट हर कंडीशन में आपको हीट ही मिल रही है। प्रोड्यूसर से हीट आ रही, हर्बीवोरस से हीट आ रही, कार्निवोरस से हीट आ रही और डीकम्पोजर से ही ऊर्जा जो है निकल रही है। ठीक है, सब प्रकार से आपको हीट जो है वो निकल रही है। यही जो है वाई शेप या फिर डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कहलाता है, या फिर इसी को डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कह लें, या फिर इसी को ईपी ओडम का मॉडल कह लें। ये मॉडल दिया कब गया था? 1983 में दिया गया था। ओके, ऑप्शन इसका जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 मार्च, 2 फरवरी, 2 अप्रैल या 2 मई। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पृथ्वी ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना होता है। या इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी को 1971 को ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन
जो है आयोजित किया गया था, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ईरान के एक शहर रामसर में। उसी के नाम से इसे रामसर के में आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में माना जाता है। और ये तब से 2 फरवरी 1971 से हर दिन मतलब हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किया जाता है, तो इस दिन पृथ्वी जो हमारी ग्रह है जिस पे हम लोग रहते हैं, इसके आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो पौधे जो संकीर्ण सीमा में के तापमान को सहन कर सकते हैं जाने जाते हैं। प्लांट विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज। मीजोथर्मल, स्टेनोथर्मल, माइक्रोथर्मल या फिर यूरीथर्मल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोथर्मल। तापमान की संकीर्ण सीमा यानी टॉलरेट नैरो रेंज टेम्परेचर जो पौधे सहन करते हैं उन्हें माइक्रोथर्मल कहा जाता है। तथा सूक्ष्म तापीय पौधे वे हैं जो अत्यधिक 2 तापमानों में रहते हैं, यानी कि माइक्रोथर्मल पौधे कौन से होते हैं, जो अत्यधिक 2 तापमानों में रहते हैं। बात करें मीजोथर्मल की, जो यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया है, तो इसमें गर्मी के उच्च तापमान पर रहने वाले पौधे तथा सर्दियों के 2 तापमानों के बीच 2 तापमानों के साथ बारी बारी से रहने वाले पौधे को मीजोथर्मल पौधे कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, यानी कि जो ऑटोमोबाइल के द्वारा जो सबसे खतरनाक धातु निकलता है वो कौन सा है। लेड, मरकरी, कैडमियम या कॉपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेड, जिसी को सीसा कहा जाता है, इसको पीवी करके ये इसका सिंबल होता है। ये जो है सबसे खतरनाक धातु मानी जाती है क्योंकि यह एक भारू धातु होती है। ये क्वेश्चन यूपी 2009-2010 दोनों में आया। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन इस बार यूपी एलटी ग्रेड 2025 में आया था कि चॉकलेट में वो कौन सी धातु होती है जो खतरनाक होती है। उसका भी सही जवाब लेड ही था, पीबी ही यानी सीसा ही उसका भी सही जवाब था। ठीक है, ये जो सीसा होता है इसमें उच्च घनत्व वाला अकार्बनिक तत्व पाया जाता है जो उच्च सांद्रता में जहरीला होता है। लेड का उपयोग पेट्रोल में एक एंटी नॉट एजेंट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन मिलते जुलते आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफिक एरिया वुड बी मैक्सिमम इन। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है इसका नंबर बताना है जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हों। ठीक है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र या वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्राथमिक उत्पादकों की संख्या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम होती है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, वेंथॉन, पेरीफाइटॉन ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कई ऐसे एग्जाम हुए जिनमें इन क्वेश्चन का आंसर जो है घास के मैदान भी देखने को मिला, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी देखने को मिला है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब सही लगता है। लेकिन आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या एक ग्रासलैंड ऐसे करके आंसर टाइप नहीं किया करिए। आप पूरा आंसर टाइप करेंगे तो हमें भी पता रहेगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जवाब देते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जब एक वर्ड लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब मैं क्या समझूँ, आप किस चीज़ के बारे में उसको बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और कष्ट उठा के थोड़ा सा अच्छे से, जैसे इसका आपने बता दिया इसका सही जवाब कि मैम इसका सही जवाब जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप किस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप केवल ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिख देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट रहता। ओके, तो इसका सही जवाब वैसे तो ऑप्शन ए इस बुक में दिया है, बाकी किसी किसी एग्जाम में ग्रासलैंड भी मांगा गया है। आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट हैं। 2 इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट इन इंडिया आर। कौन कौन से हैं? ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय शिवालिक, अपर गंगेटिक प्लेन एंड वेस्टर्न घाट। तो आपको बता दें भारत में टोटल 4 वेटलैंड हैं, जिसमें से 2 आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 आपको और पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने वेटलैंड है, हॉट स्पॉट है, तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मन जिसे कहते हैं, और उसके बाद सुंडा लैंड। ठीक है, पश्चिमी घाट, श्रीलंका वाला जो इंडो बर्मन क्षेत्र है, और सुंडा लैंड।
हिमालय। 4 इसके हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये 4 भारत में हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया हुआ है पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग वातावरण में बढ़ने वाले 2 फिनोटाइप जो एक समान फिनोटाइप दर्शाते हैं, कौन से हैं वो? इकोटाइप, आइसोटाइप, फिनोकॉपीज या फिर नन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेनोकॉपी। अलग अलग वातावरण में बढ़ने वाले और समान फिनोटाइप दिखाने वाले 2 जीनोटाइप को फेनोटाइप कहा जाता है। एक फिनोटाइप और फेनोटाइप में एक भिन्नता जो पर्यावरणीय स्थिति के कारण होती है, जैसे कि जीव का फेनोटाइप एक फेनोटाइप से मेल खाता है जो आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि पर्यावरणिक भिन्नता भी मेल खाए और जीनोटाइप भी मेल खाए तो वो क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप कहलाते हैं। अलग अलग वातावरण में बढ़ने वाले 2 फेनोटाइप जो एक समान होते हैं उन्हीं को फेनोटाइप कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जो जीवमंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? मनुष्य और जीवमंडल, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वार लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IUCN, यूनेस्को या फिर WWF। तो आपको बता दें, मानो एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1971 में शुरू किया गया। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करना है। यूनेस्को है क्या? तो यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। और इसके पहले की वीडियो में हमने आपको IUCN का फुल फॉर्म बताया था जब हमने रेड डाटा बुक के बारे में डिस्कस किया था। जिसको भी IUCN का फुल फॉर्म पता है और यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस किस वर्ष और कहाँ आयोजित की गई? पेरिस 2005, वियना 2005, अमेरिका 2006 या फिर भारत 2006। इन व्हिच ईयर एंड वर लेटेस्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस वाज हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई नवीनतम वाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना 2005। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स का घटक नहीं है? नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स का घटक नहीं है। पहला दिया मॉलिब्डेनम, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो गया था, मॉलिब्डेनम। दूसरा दिया है आयरन, तीसरा दिया जिंक और चौथा दिया है सल्फर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक, जिसे Zn कहा जाता है। ये नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स का घटक नहीं है। तब ये क्या है? यह एक एंजाइम जो 2 घटक प्रणाली है, एंजाइम 2 घटक प्रणाली है जिसमें एक एक आयरन प्रोटीन और मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन शामिल होते हैं। प्रत्येक में FeS क्लस्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से ओजोन रिक्तीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन क्षरण के लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए, ओजोन रिक्तीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। CFC में कैल्शियम के 2 परमाणु पाए जाते हैं और ये ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। कैल्शियम परमाणु और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीजन परमाणुओं को एक एक करके दूर कर देते हैं। कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन परमाणु CFC के टूटने से आता है जो ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आपसे पूछा जाए ये CFC पाया कहाँ से जाता है या निकलता कहाँ से है, तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, हमारे घर में उपस्थित रेफ्रिजरेटर, इन सब से CFC बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और ये ओजोन के क्षरण के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसल पत्ती वाले या बिना पत्तियों वाले पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं? प्लांट विथ फ्लैसी लीव और विदाउट लीव आर मेनली फाउंड इन वाटर,
डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर मार्सली प्लेस कहाँ पे पाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांसल पत्ती वाले या फिर बिना पत्तियों वाले जो प्लांट होते हैं वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में देखने को मिलता है, मरुस्थल में देखने को मिलता है। मरुस्थल में क्योंकि पानी की कमी होती है इसलिए इनकी जो पत्तियां होती हैं वो अपने आप को कांटों के रूप में रूपांतरण कर लेती हैं, जिसमें इसमें वाष्पसर्जन यानी वेपोराइजेशन कम हो सके और पानी के भंडारण के लिए ये पत्तियाँ मोटी होती हैं और कांटों के रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स समानता पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? ऑर्किड एंड सिविडियम में, मैंगीफेरा बॉम्बैक्स में, एविसेनिया और राइजोफोरा में या फिर आइपोमिया वांडा में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एविसेनिया और राइजोफोरा में। निमेटोफोर्स आमतौर पर यानी कि जनरली कॉमनली एविसेनिया और राइजोफोरा में पाए जाते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दलदली जगहों पर उगते हैं। इस प्रकार इन पौधों में निगेटिव जियोट्रॉपिक जड़ें होती हैं जिन्हें निमेटोफोर्स यानी कि श्वसन जड़ के रूप में जाना जाता है, जो ऑक्सीजन के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी की सतह से उगते हैं तथा बाहर आते हैं। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस द्वारा भोजन का उपनिवेशरण लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण अन्य जीवाणुओं द्वारा उस भोजन के आक्रमण को रोकता है। इस रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? कॉमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, सिनरेज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एमेंसिलिज्म। लैक्टोबैसिलस द्वारा भोजन का उपनिवेशण लैक्टिक एसिड के उत्पाद के कारण अन्य जीवाणुओं द्वारा उस भोजन के आक्रमण को रोकता है। इस संबंध को एमेंसिलिज्म के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वायुमंडलीय मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी एटमॉस्फेरिक मीथेन जो है, एटमॉस्फेरिक मीथेन जो है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? व्हीट फील्ड, फ्रूट और ऑर्कॉड्स, राइस फील्ड या फिर शुगर कैन फील्ड। सही जवाब हो जाएगा चावल की खेती या धान के खेत जो होते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन उत्सर्जित होता है। ये दलदली जगहों से मीथेन निकलता है और भारत में सबसे ज़्यादा मीथेन चावल के खेतों से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी दलदली जगह हैं, जो जानवर पागुर करते हैं यानी कि जो चबाते रहते हैं, जुगाली करते हैं, उनके मुख से मीथेन निकलता है जुगाली करते टाइम। कुएँ से यानी कि जो दलदली जगह जैसे कुआँ हो गया, यहाँ से भी मीथेन निकलता है। बाकी भारत में जो सबसे ज़्यादा मीथेन का स्रोत है वो धान का खेत या फिर राइस फील्ड जिसे चावल का खेत कहते हैं वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तने की अचानक चपटे होने की असामान्यता को क्या कहते हैं? यानी कि कोई स्टेम है वो अचानक एबनॉर्मली जो है फ्लैट हो जाए उसको क्या कहेंगे? फिल्लोड फॉर्मेशन, फिल्लोक्लेडन फॉर्मेशन, क्लेडोड फॉर्मेशन या फिर फेसिएशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्लोक्लेड फॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिल्लोक्लेड चपटा प्रकाश संश्लेषण अंकुर है जिसे आमतौर पर संशोधित शाखाएं जो है वो माना जाता है। जैसे आप लोगों ने नागफनी का प्लांट देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं, इसी को फिल्लोक्लेड फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोंकियार के जीवन रूपों में वृक्षों की सम्मिलित किया जाता है। इन रोंकियार लाइफ फ्रॉम द ट्री आर इंक्लूड इन फेनेरोफाइट्स, थेरोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स या फिर जियोफाइट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फेनेरोफाइट्स। रोंकियारों के जीवन रूपों में पेड़ फेनेरोफाइट्स में शामिल है। फेनेरोफाइट्स बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हैं। इनमें अधिक सर्दियों की कलियाँ जमीन से ऊपर स्थित रहती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेयॉन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार रसायनों में से एक माना जाता है। यह प्रतिक्रिया किस रेडिकल द्वारा शुरू होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरोडाईफ्लोरोमेथाइल या फ्लोरोडाईक्लोरोमेथाइल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था CFC जो है ये क्लोरीन में टूटने की वजह से बनता है जो ओजोन के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेयॉन जो है ये भी एक प्रकार का ओजोन क्षरण गैस है और यह क्लोरीन के रूपांतरण से बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब CFC अणु टूटते हैं, CFC से क्लोरीन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है,
तब ये फ्रेऑन के रूप में बनता है और ये क्लोरीन परमाणु मुक्त होता है और ओजोन को नष्ट कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे पैन कहा जाता है, वातावरण में एसिटाइल पैरोक्सी रेडिकल के साथ किसके प्रतिक्रिया से बनता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, किसके क्रिया करके पैन का निर्माण होता है? तो आपको बता दें, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन का फुल फॉर्म होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को मिला था कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पैन का फुल फॉर्म पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। यह प्रकाश रासायनिक स्मॉग में, यानी जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग होता है, धुआं होता है, जिसे आप फॉग कहते हैं, उसमें मौजूद होता है। और यह द्वितीयक पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट होता है, यानी द्वितीयक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक होता है। यह एक लैक्रीमेटरी पदार्थ है। या वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ एसिटाइल पैरोक्सी रेडिकल की प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके साथ करता है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ करता है। ओके, जैसे आपने ले लिया CH3COOO, ये पैन हो गया, और ये किसके साथ क्रिया करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके, सॉरी ये क्या हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया मतलब कोई लैक्रीमेटरी पदार्थ हो गया, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? पैन बना लेगा। ठीक है, पैन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पैन का फॉर्मूला होता है CH3COONO2। ठीक, इसके साथ जब NO2 बनेगा तो ये पैन बना लेगा, और यही NO2 जुड़ जाएगा तो ये पैन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंशिक रूप से विघटित कूड़े या पूरी तरह से विघटित कूड़े जाने जाते हैं, यानी कि जो डिकम्पोज्ड लिटर होते हैं, कूड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैल्सिकॉल, ह्यूमस, टेलसोल या पोडोसोल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमस। आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस के रूप में जाना जाता है। ह्यूमस डार्क ऑर्गेनिक मैटर है जो मिट्टी में तब बनता है जब मृत पौधे और पशु पदार्थ सड़ जाते हैं। ह्यूमस में कई पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, यानी मिट्टी में पोषक तत्व के रूप में विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन मिनीमाटा रोग का कारक बनता है? कैडमियम, मरकरी, लेड या फिर आर्सेनिक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनीमाटा रोग मरकरी से बनता है। माँ से मिनीमाता, माँ से मरकरी, ऐसे याद कर लीजिएगा कि मरकरी से जो है मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? लेड से कौन सा रोग होता है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैडमियम अगर जल में अत्यधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है, या फिर लेड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। आप सभी के कमेंट का पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करती हूँ और इंतज़ार भी करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकरी, जिसे Hg लिखा होता है, इसी को पारा भी कहते हैं। इससे जो है मिनीमाता रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र पर एक लेख में निम्नलिखित शीर्षकों का उपयोग किया गया था, आपको इनमें से कौन सा गलत लगता है? ऑप्शन देखिए, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, साइक्लिंग ऑफ एनर्जी, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या फिर पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण, ना कि ऊर्जा का चक्रण, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा की साइकिल नहीं चलती है। यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे ट्रॉपिक लेवल चलती है। ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं करती है। ठीक है, और हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब ऊर्जा हस्तांतरित होती है तो ये अपना 10% ही देती है। अगर यहाँ पे 100% है तो 100 का 10% ही यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बाकी 90% यहीं पे यूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये नियम किसने दिया था? लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ऊर्जा के प्रतिस्थापन का नियम दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने। ठीक है, इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये बताया था कि ऊर्जा जो है एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर पे 10% ही जाती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा की कोई भी साइकिलिंग जो है वो नहीं चलती है। ओके, प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चक्रण जो है वो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों में किसकी रक्षा करने पर बल दिया जाता है?
फ्लोरा ओनली, फौना ओनली, फ्लोरा एंड फौना बोथ, इंटायर इकोसिस्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति और जीव दोनों की रक्षा करने के लिए हमारे इकोसिस्टम में जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र वहाँ है जहाँ सभी जीवों में, जैसे जंगली जानवर, वनस्पति सारे हो गए, जैसे विशिष्ट पौधे के समूह, इन सब की प्रजातियों को राष्ट्रीय वन उद्यान क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के प्रजनन और जीवित रहने की सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय उद्यान के बिना कुछ पशु जो जीव प्रजातियां हैं वो खतरे में भी हैं, इनको विलुप्त होने से, मतलब इन ये विलुप्त ना हो जाए तो उनको राष्ट्रीय उद्यानों में जो है संरक्षित कर दिया जाता है, नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें वनस्पति और जीव दोनों को ही संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर्स आर, जैव उर्वरक हैं। जैव उर्वरक कौन है? तो लिविंग सेल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों वाले जो जीवित कोशिकाएं हैं इन्हीं को जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जैसे एजेक्टोबैक्टर हो गया, नास्टॉक, एजोला, एनाविना, राइजोबियम, ये सब जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बाधित होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय फास्फेट, आयरन, एसीटेट या अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा बाधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये अमोनिया के द्वारा बाधित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन के अधिक मात्रा के साथ कोशिकाओं की नाइट्रोजन गतिविधियां कम हो जाती हैं और अमोनिया द्वारा दृढ़ता से बाधित हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंध की अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था जिसे इक्रिसट कहा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है? इक्रिसट जो है वो कहाँ अवस्थित है? ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमायर ट्रॉपिक। अर्धशुष्क उष्णकटिबंध की अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। ये कहाँ पे स्थित है? ICRISAT जिसे इक्रिसट कहते हैं, ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओके, अगला क्वेश्चन, मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकल रही है? यानी कि वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि भूमि से निकलती है? तो हम सभी को पता है धान के खेतों से सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन निकलता है, लेकिन यहाँ पे पूछा मीथेन के अलावा वो कौन सी गैस है जो कृषि से निकलती है। तो कृषि से अमोनिया निकलेगी नहीं, आर्सेन निकलेगा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं। सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा जो है, मीथेन के अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये कृषि से निकलती है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस होते हैं? तो दो का तो आपने जान लिया, एक मीथेन यानी कि CH4 हो गया, इसके अलावा NH2 हो गया, इसके अलावा CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसके अलावा H2O। अब आप कहेंगे ये तो जल है, ये जल नहीं है, ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर जल वाष्प है, और ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये गैसें कुछ इंफ्रारेड विकिरणों को फंसाती हैं और वातावरण के साथ पृथ्वी की सतह को भी गर्म करती हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्पीसीज के आला का तात्पर्य क्या है? द निशे ऑफ स्पीसीज इज मेंट बाय। निशे ऑफ स्पीसीज क्या है? तो द हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज का प्राकृतिक वास एवं उसके विशिष्ट कार्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रजाति के निशे यानी जिसे निकेट भी कोई कोई कहते हैं, कोई नीचे कहते हैं, कोई निशे कहते हैं, इसका तात्पर्य उसका प्राकृतिक वास एवं उसके विशिष्ट कार्य होते हैं। इसमें उस प्रजाति और उनके पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक शामिल हैं। जैविक कारक जीवित चीज़ें होती हैं, जबकि अजैविक कारक जो हैं वो निर्जीव चीज़ें यानी कि अजैविक कारक के अंतर्गत निर्जीव चीज़ें आती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूनतम उत्पादकता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय नमी वन, चारागाह या फिर ग्रासलैंड जिसे कहते हैं घास के मैदान, या फिर महासागर।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महासागर यानी ओशियन। महासागरों में सबसे कम उत्पादकता होती है। पूरे जीवमंडल की उत्पादकता लगभग 110 मिलियन टन है, जिसमें से महासागरों का योगदान केवल 55 बिलियन टन ही होता है, क्योंकि छोटे ऑटोट्रॉपिक पौधों की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की गहराई से परे उपलब्ध नहीं है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकाश संश्लेषक क्षमता उन्नत पौधों से कम होती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल बॉटनी की इस क्लास में अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, फील्ड कैपेसिटी परसेंट इन मैक्सिमम इन। मृद जल धारिता अधिकतम होती है सैंडी सॉइल में, स्लाइटली लोम सॉइल, सैंडी लोम सॉइल या फिर क्ले सॉइल में। जो फील्ड कैपेसिटी है वो किस में अधिकतम होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लेई सॉइल। मृद जल धारिता क्षमता प्रतिशत में क्लेई सॉइल, जिसे मृतिका कहते हैं, क्लेई सॉइल में अत्यधिक होती है। चिकनी मिट्टी में महीन कण और क्लोराइड पदार्थ का उच्च प्रतिशत होता है तथा ये कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होते हैं। गेहूं, चना, धान जैसी फसलों को उगाने के लिए ऐसी मिट्टी उपयुक्त होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थ जो हो वो प्रचुर मात्रा में हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेई सॉइल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डैमेज टू फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ इज बीइंग डन बाय। पृथ्वी को आच्छादित करने वाले वनों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? मृदीय कारकों द्वारा, जलवायवीय कारकों द्वारा, जैविक कारकों द्वारा या फिर फिजियोग्राफियों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक कारकों द्वारा यानी बायोटिक फैक्टर द्वारा। पृथ्वी पर वनावरण को सर्वाधिक जो क्षति पहुंचाती है वो जैविक फैक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय वन सूची, जिसे NFI कहते हैं, नेशनल फॉरेस्ट इंडेक्स के संबंध में वन क्षति पर एकत्रित आंकड़ों के आधार पर फिनलैंड के लकड़ी उत्पादन वन क्षेत्र में लगभग 50% को 2009 और 2013 के बीच अलग अलग डिग्री का नुकसान हुआ है। तो ये बायोटिक फैक्टर के द्वारा सबसे अत्यधिक नुकसान होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक स्टडी। जैव वर्ग की अध्ययन की आधारीय एकक है इकोटाइप, इको स्पेसिफिक, बायोटाइप या फिर जीनोटाइप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इकोटाइप। परिप्रारूपक, इकोटाइप बायोसिस्टमैटिक की मूल इकाई है। बायोसिस्टमैटिक में जीवों की आबादी को उनके वर्गीकरण के संबंध में भिन्नता और विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकेशिया ऑर्क्यूलिफॉर्मिस के पर्णवृत्त रूपांतरित होते हैं। इन ऑर्केसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस के जो पर्णवृत्त हैं, जो रैंसिस हैं, ये किस में मॉडिफाइड होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेलोइड में। आर्केसिया ऑर्किक्यूलिफॉर्मिस में रैकिन्स यानी कि पर्णवृत्त जो है ये पेलोइड यानी परिणाम वृत्त में बदल जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है? ऑप्शन है पायरेथ्रम, बीटा टॉक्सिन, मेलाथियन या फिर एजार्डिरेक्टिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेलाथियन। मेलाथियन जैविक उच्च मूल का कीटनाशक नहीं है। मेलाथियन है क्या फिर? ये एक आर्गोनोफॉस्फेट कीटनाशक कोइल है जो एसिटाइल कॉलिनेस्टरेज अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में एजोला महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह प्रयुक्त किया जा रहा है। एजोला महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम सभी को पता है ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एजोला है क्या? तो एजोला एक तैरता हुआ टेरिडोफाइट है। इसमें एंडोसिम्बायोटिस के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग के गुण पाए जाते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया जिसे वीजिए कहते हैं उसके साथ
महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसे जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मेजर ग्रीन हाउस गैस इज, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है फ्रियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइफ्लोराइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया जिसे H2O कहते हैं, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बालू पर पादप अनुक्रमण को क्या कहते हैं? प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज जीरोस्फीयर, लिथोशियर, जीरोशियर, लिथोशियर, सेमोशियर या फिर हाइड्रोशियर। सही जवाब ऑप्शन सी सेमोशियर। बालू पर पादप अनुक्रमण को सेमोशियर कहते हैं। सेमोशियर एक क्रमिक समुदाय है जो एक पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत आता है तथा सबसे आम सेमोशियर रेत टिब्बा सिस्टम है। अगर पूछा जाए सबसे जनरल सेमोशियर कौन सा है तो रेत टिब्बा सेमोशियर जो है ये सबसे जनरल सेमोशियर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय तंत्र में किसकी अधिकता न्यूट्रिफिकेशन को प्रेरित करती है? नाइट्रेट और क्लोराइड, क्लोराइड और फास्फेट, फास्फेट और क्लोराइड, फास्फेट और नाइट्रेट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फेट और नाइट्रेट। फास्फेट और नाइट्रेट की अधिकता जलीय प्राणियों में यूट्रिफिकेशन को उत्प्रेरित करती है। यूट्रिफिकेशन शैवाल, पौधों और जानवरों तथा जल निकायों, पोषक एवं पोषक तत्व संवर्धनों और विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण अत्यधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फास्फेट और नाइट्रोजन, फास्फेट एंड नाइट्रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृक्षीय जंतु सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। वृक्षीय तंतु यानी कि एरोबलर एनिमल जो हैं वो किसमें अत्यधिक पाए जाते हैं? वृक्षीय जंतु किसमें पाए जाते हैं? आर्बोरियल एनिमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक प्रकार का वर्षा वन है जो जलवायु के क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। इसमें शुष्क मौसम नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सामान्यतः आर्बोरियल जीव यानी आर्बोरियल एनिमल जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन बेंगलोर, देहरादून, सहारनपुर या फिर लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में NVRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। CSIR इसके द्वारा ये अधिकृत किया गया था। यह आधुनिक जीव विज्ञान एवं वर्गीकरण के क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, बेलामन कोशिकाएं अधिपादपों में पाई जाती हैं। बेलामन सेल आर फाउंड इन एपीफाइट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। जस्ट आउटसाइड द कॉर्टेक्स। बलकुट के ठीक बाहर जो बेलामन कोशिकाएं हैं वो कॉर्टेक्स के ठीक बाहर पाई जाती हैं, एपीफाइट्स में पाई जाती हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बेलामन है क्या? तो बेलामन एक स्पंजी एपिडर्मिस है जो कुछ एपीफाइट्स या अर्ध एपीफाइट्स पौधों की जड़ों को कवर करता है, जैसे कि आर्किड वगैरह हो गए। तो इन सब के पौधों को एक स्पंजी मतलब एक स्पंज की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी जड़ों में पाया जाता है, वही वेलामन कहलाता है। आर्किड का वेलामन वायवीय जड़ों का सफ़ेद या धूसर आवरण होता है या वायुमंडलीय नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलामन पाया जाता है। बेलामन किस में पाया जाता है? तो बेलामन जो है वो बेंडा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बेलामन जो है ये स्पंजी एपिडर्मिस है जो कुछ एपीफाइट्स या अर्ध एपीफाइट्स की जड़ों में पाया जाता है या आर्किड्स में पाया जाता है, बेंडा में पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बेंडा में बेलामन नामक ऊतक जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट विच आर
पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं जो हैं प्लांट और एनिमल, वीड एंड ट्री, बायोटिक एंड एबायोटिक, नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं वो जैविक और अजैविक हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक, जैसे जैविक में जितने भी जीविंग चीज़ें हैं यानी कि लिविंग चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, और अबायोटिक में जैसे खनिज हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गए, वायु हो गए, ये सब अबायोटिक में आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन, O3 एक प्रदूषक गैस है। O3 सबसे पहले तो जानिए O3 क्या है। तो O3 को ही ओजोन के नाम से जाना जाता है। ये एक पॉल्यूटेंट गैस है और यह कहाँ पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर सबसे निचला होता है, स्ट्रेटोस्फियर उसके ऊपर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। पूछा जा रहा है कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल में O3 एक वायु प्रदूषक गैस है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर, सॉरी ट्रोपोस्फियर, टोपाज है ऑप्शन ए में ना, देखिए यहाँ ट्रोपाज है, ये ट्रोपाज गलत हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर होगा। ट्रोपाज क्या होता है? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों के बीच में जो, जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, वहाँ के बीच की जो पतली पट्टी होती है उसे ट्रोपाज कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में ओजोन एक वायु प्रदूषक गैस है। ओजोन जो है ये खांसी, सीने में दर्द, गले में जलन सहित कई स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न करता है। ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर का सबसे निचला स्तर होता है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 10 या कहीं कहीं 13 किलोमीटर तक भी लिखा होता है। ठीक है, 10 से 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन आच्छादित परिदृश्य हैं जो कर्क और मकर रेखा से घिरे हुए हैं लेकिन संभवतः प्रचलित हवाओं से प्रभावित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, O3 इन द ओजोन लेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ। ओजोन परत में O3 के बनने का कारण क्या है? मतलब ओजोन लेयर में O3 क्यों बनते हैं? नीले विकिरण यानी ब्लू रेडिएशन के कारण, IR रेडिएशन, या फिर UV रेडिएशन, या फिर अदर विजुअल रेडिएशन। तो हम सभी को पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट वेव की वजह से ओजोन परत में O3 जो है OB विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एसोसिएटेड विथ प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटीनेशियस मटेरियल ऑफ प्लांट इज। जीव द्रव्य एवं प्रोटीन युक्त पदार्थों से संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम या नाइट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जीव द्रव्य एवं प्रोटीन युक्त पदार्थों से संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे आवश्यक खनिज तत्व है या अमीनो एसिड का महत्वपूर्ण घटक बनाता है जो प्रोटीन बनाने के लिए संयोजित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादापालय से अभिप्राय क्या है? यानी कि हर्बेरियम, तकनीकी शब्द टर्म हर्बेरियम से क्या संबंधित है? हर्बेरियम का क्या मतलब है? हर्बेरियम अ पीस ऑफ प्लांट सैंपल, अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल हर्ब्स, अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन इन द सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। बिल्कुल तीसरा ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्बेरियम ऐसा भंडारगृह जिसमें पादप के प्रदर्श किसी स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुरूप रखे गए हों, वो क्या कहलाता है? हर्बेरियम यानी कि पादापालय कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज इकोलॉजिकली। जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित लेह पारिस्थितिकी दृष्टि से है स्लाइन एरिया, ड्राई डेजर्ट, हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट।
तो लेह जो है ये पूरे भारत का सबसे कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, ठंडा मरुस्थल माना जाता है, ठंडे रेगिस्तान के रूप में इसे जाना जाता है। यह पूरे भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंडा मरुस्थल है। ठंडे रेगिस्तान आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन्हें ध्रुवीय मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व में बहुत से ठंडे मरुस्थल हैं, जैसे ग्रीनलैंड हो गया जिस पर इस समय अमेरिका की नज़र गड़ी हुई है, आर्कटिक हो गया, ईरान हो गया, तुर्किस्तान में भी पाया जाता है, उत्तरी तथा दक्षिणी चीन में भी ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन भारत में एकमात्र ठंडा मरुस्थल लद्दाख लेह का मतलब लद्दाख का लेह है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द साइंस डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ प्लांट्स विद डिफरेंस ट्राइबल एंड एब्रोजिनल सोसिस्ट इज द कॉल्ड। विज्ञान की वह शाखा जो पौधे के आदिवासियों एवं जनजातीय समुदायों से संबंध का निरूपण करती हैं क्या कहलाती हैं? एबओरिजिनल सोसाइटी क्या कहलाती है? एबओरिजिनल सोसाइटी जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है लोक वनस्पति विज्ञान, एंथोबॉटनी, बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंथेनोबॉटनी। विज्ञान की वह शाखा जो पौधे के आदिवासी एवं जनजातीय समुदायों से संबंध का निरूपण करती है वो लोक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम IBP का प्रारंभ वर्ष 1967 में किया गया था। IBP क्या है? IBP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम जो 1967 में चलाया गया था। ऑप्शन दिया है अभी कर लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादकता के जैविक आधार पर, जैवीय उत्पादकता के जैविक आधार और मानव कल्याण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अध्ययन के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम यानी कि IBP 1967 में जैविक अध्ययन के लिए शुरू किया गया था तथा मानव कल्याण के संबंध में जैविक उत्पादकता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का स्वस्थ आधार माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी झील में अपप्लावित प्राथमिक उत्पादों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और उनके कथनों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला दिया हुआ है वो प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करेंगे ही, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात। झील के अंदर जितने भी पादप होते हैं वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पहला दूसरा तीसरा सही हो गया। चौथा दिया है उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो गलत हो जाएगा। उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है लेकिन वो जल में उपस्थित जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है उनका यूज करते हैं। तो 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़े नगरों में प्रदूषण का नियंत्रण बृहद सीमा तक किया जा सकता है। बड़े नगरों में प्रदूषण का नियंत्रण किन सीमा तक किया जा सकता है? सड़कें चौड़ी एवं कारखानों को नगर से दूर स्थापित करके, बिल्कुल सही बात है। अगर सड़कें चौड़ी होगी और जो कारखाने होंगे वो नगर से दूर होंगे तो प्रदूषण नियंत्रण हो सकता है, पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्वच्छ अभियान एवं पीड़कनाशियों के संतुलन का उपयोग करके, बिल्कुल दूसरा भी सही है। पेस्टिसाइड का एक संतुलन में यूज करें। तीसरा है समुचित जल मल प्रणाली एवं कारखानों के रसायनों के निर्गम से, बिल्कुल सही बात है। सीवेज सिस्टम जो है इसको एक प्रॉपर रूप से दिशा देकर हम जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सड़कें चौड़ी, कारखानों से दूर स्थापित करें, स्वच्छता अभियान चलाएं, जल प्रणाली और कारखानों के जो मलबे निकल रहे हैं, सीवेज निकल रहे हैं, उनको एक उचित स्थान दें और इन सब चीज़ों का यूज करके जो है प्रदूषण पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गत 150 वर्षों में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है। 150 वर्षों में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल पहला ही सही है। 270 से लेके 340 ppm तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो सामान्यतः परजीवी होते हैं परंतु आतिथेय के अभाव में मृतजीवी जीवन निर्वाह करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि जो पैरासाइट होते हैं लेकिन वो सेप्रोफाइट की तरह जीते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट,
फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट या फिर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। कुछ ऐसे जीव जो समान रूप से परजीवी होते हैं परंतु उनके पास होस्ट का अभाव होता है, पोषण नहीं होता है, तो वो मृतोपजीवी जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे जीव जो हैं वो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए वो कौन से जीव होते हैं तो एक होता है टेफ्राइना। टेफ्राइना एक जीव है, ये फैकल्टेटिव जीवन निर्वाह करता है क्योंकि इसको अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए होस्ट नहीं मिलता है, तो ये पैरासाइट नहीं हो पाता, तो ये जो है मृत जीवी की तरह जीवन निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल ओजोन परत जो हमें परावैंगनी किरणों से सुरक्षित करती है में कमी का प्रमुख कारण है। वायुमंडल में मतलब किस चीज़ की वजह से वायुमंडल में कमी, ओजोन परत में कमी आ रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम सभी को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वायुमंडल की परत जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जो पृथ्वी सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का कार्य करती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिसे CFC कहा जाता है, CFC जो हमारे घरों में उपस्थित रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर यानी कि AC से इन सब से निकलती है, ये ओजोन परत का बहुत ज़्यादा क्षरण करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल आंकड़े पुस्तक यानी कि रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो रेड डाटा बुक के संदर्भ में एक यहाँ पे सही है, वो है चौथा। यह उन जातियों से संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करता है जो विलोपन से संकटापन्न है, यानी कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रोंकियार के जीवन रूप में हाइड्रोफाइट्स होते हैं। रोंकियार के जीवन रूप में हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो ये थेरोफाइट्स होते हैं। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोंकियार के जीवन रूप में हाइड्रोफाइट्स थेरोफाइट होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पौधा है। सही जवाब ऑप्शन ए नेपेंथिस घसियाना भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक स्थानीय पौधा है, इसी को घटपर्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घटपर्डी कहा जाता है। और ये जो है कीटभक्षी होता है। ठीक है, कैसा होता है, कीटभक्षी होता है। ये जो है नीले रंग का प्रदीप्त यानी कि ज्वालाएं जो है छोड़ता है, जिससे शिकार इसकी तरफ आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन वैश्विक वायुमंडल के संबंध में हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस किसको संदर्भित करता है। ग्रीन हाउस गैस किसको संदर्भित करता है, तो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। अगला पेड़ों को सबसे अच्छा स्तरीकरण पाया जाता है। बेस्ट स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज़ फाउंड इन। पेड़ों का सबसे अच्छा स्तरीकरण कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों ने देखा था जो एल्पाइन वन होते हैं यहाँ पे पेड़ों का सबसे अच्छा स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्पाइन वन क्या होता है, तो एल्पाइन पौधे टुंड्रा में पाए जाते हैं या एक प्रकार का प्राकृतिक क्षेत्र होता है। अगर आपको ऑप्शन में एल्पाइन वन ना दिया हो तो आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से चावल के लिए सर्वश्रेष्ठ जैव उर्वरक है। चावल के लिए सबसे अच्छा बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, तो चावल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए एजोला पिन्नाटा का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन होता है, एजोला पिन्नाटा। इसका उपयोग मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नीम की पत्तियों से प्राप्त एक कीटनाशक है। नीम की पत्तियों से प्राप्त एक इंसेक्टिसाइड्स कौन सा है, एजाडायरेक्टिन। यही बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एजाडायरेक्टिन। ये नीम की पत्तियों से प्राप्त किया हुआ एक इंसेक्टिसाइड्स है। या लिमोनो समूह से संबंधित है और यह रासायनिक यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है, एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, फ्रैंकिया या राइजोबियम। कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है, तो एजेटोबैक्टर तो जैव उर्वरक है, नाइट्रोबैक्टर भी है, राइजोबियम भी है। जो जैव उर्वरक नहीं है ये फ्रैंकिया है।
फ्रैंकिया है क्या? तो फ्रैंकिया एक कैजुराइना एक प्लांट होता है, इसकी जड़ों में पाया जाता है और यह एक जैव उर्वरक नहीं है। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन फिलामेंट्स बैक्टीरिया का एक जीनस है जो एक्टिनोरिजल पौधे के साथ सहजीविता के साथ रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है नुमेटोफोर्स किसकी विशेषता है? ऑप्शन है जलमग्न पौधे, परजीवी पौधे, मैंग्रोव पौधे या अल्पाइन पौधे। तो निमेटोफोर्स जो होते हैं ये मैंग्रोव पौधे में पाए जाते हैं। ये निमेटोफोर्स हैं क्या? तो निमेटोफोर्स को पौधे की श्वसन जड़ें कहा जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा साल्टी एरिया में या दलदली क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे निकली होती हैं जो श्वसन का कार्य करती रहती हैं। इन्हीं को निमेटोफोर्स कहा जाता है और ये मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतोपजीवी आर्किड का एक उदाहरण है। मृतोपजीवी आर्किड का उदाहरण कौन सा है? वांडा, आर्किस, नियोटिया या फिर ओवेरोनिया। मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक ऑर्किड कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नियोटीनिया। नियोटीनिया सैप्रोफिटिक का एक उदाहरण है। नियोटीनिया ऑर्किड नियोटिया यानी जिसे बर्ड्स आई नेस्ट कहते हैं, इसका एक जीनस है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए ये सैप्रोफिटिक लाइफ जो है व्यतीत करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैडरवार्ट का सामान्यतः वनस्पतिक नाम क्या है? ब्लैडरवार्ट को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। ड्रोसेरा, नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया या फिर डायनोया। सही जवाब ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया। ब्लैडर वार्म को यूट्रिकुलेरिया के नाम से जाना जाता है, या ऐसा कह सकते हैं यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वार्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक सुगंधित कीटभक्षी पौधा होता है। यह लगभग 333 प्रजातियों से युक्त मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति है, लेकिन कुछ प्रजातियां कठोर प्रत्यक्ष प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं और यह मांसाहारी पौधों में आता है। कौन? यूट्रिकुलेरिया। ड्रोसेरा, नेपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया तीनों ही जो है मांसाहारी पौधे होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।